चलोगे? तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं मेजर टेस्ट 8। बेटा देखो यहां पर पहला क्वेश्चन, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं बेटा जो वर्क फंक्शन है वो 1:2 के रेशियो में है और जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो भी 1:2 के रेशियो में। दोस्त मेरे दोस्त hν - 5 होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, hν - 5 होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। kmax होता है प्यारे बच्चों hν - 5। क्या होता है बेटा hν - 5। फ्रीक्वेंसी भी डबल हो रही है दूसरे की और वर्क फंक्शन भी डबल हो रहा है, दोनों चीजें डबल हो रही है, तो मैं कह सकता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जाएगा वो भी 1:2 में आएगा। पहले पे f फ्रीक्वेंसी डाली, दूसरे पे 2f डाली। पहले वाले का वर्क फंक्शन 5 है, दूसरे वाले का 2 है, दोनों चीजें डबल हो गई है, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। टू एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम वी मस्ट कंसिडर। बेटा ये तो आपको श्रृंगी सर बताते ही हैं कि जो मतलब जो स्प्लिटिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस की जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स स्पिन, ये हम अच्छे से बात जानते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ सिंगल 9। ये आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन तो श्रृंगी सर कई बार बताते हैं ना। हालांकि फाइन स्ट्रक्चर्स, अरे यार मतलब वो जो मतलब जो ऑर्बिटल्स थी ये नहीं पता था ना कि जो ऑर्बिटल्स भी होती हैं sp-df वगैरह, जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो मतलब एक जो हमको पहले एक एक लाइन मिल रही थी वो भी बाइफरकेट हो गई थी, मतलब आगे फर्दर कि मतलब जैसे हम बोलते 3 से 2 में, 3 से कौन से p में आया उसकी भी एनर्जी अलग अलग हो गई थी जब हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। तो हमको फाइन लाइंस और मिल गई थी, हमको और डिटेलिंग मिल गई थी, हमको पता लग गया था ऑर्बिट ही नहीं है खाली, उसके अंदर भी और एड्रेस प्रेजेंट है ना, जो कि उसके स्पिन के कारण है ना। ये अच्छा ये श्रृंगी सर ने नहीं बताया हुआ, ये तो केमिस्ट्री में बड़ा मतलब बोर्ड में भी पढ़ते हैं लाइन तो अपने। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी याद रहेगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज इन द फिशन ऑफ अ सिंगल 92 यूरेनियम 235 इज 200 MeV। कह रहे हैं 1 से 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है, तो फ्यूजन रेट कितना होगा 5 वॉट प्रोड्यूस करने के लिए। तो बेटा 200 MeV अगर आती है 1 से एनर्जी, तो 200 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई 1 से, है ना, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल हो गई 1 से। तो मान लो n फ्यूजन्स चाहिए मेरे को पर सेकेंड टू प्रोड्यूस 5 वॉट, है ना। यहां से आप बड़े आराम से n निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करने के मैं खास मूड में नहीं हूं। अब बेटा इसके बाद बेटा मेरे को कहा गया है p और q दो न्यूक्लियाई हैं, p और q दो न्यूक्लियाई हैं जिनके नंबर है 2n0 और n0। बेटा p के और q के जो न्यूक्लियाई हैं उनके नंबर है 2n0 और n0, है ना दोस्तों। 4n0 और n0 है, चलिए जो भी है 4n0 और n0 बेटा मेरे पास दो न्यूक्लियाई हैं p और q के जिनके नंबर है 4n0 और n0। इसकी हाफ लाइफ है 1 सेकेंड और इसकी हाफ लाइफ है 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड बाद बेटा ये कितना हो जाएगा 2n0 हो जाएगा, है ना। 2 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा n0 हो जाएगा, इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 2 सेकेंड बाद ये तो n0/2 होगा, है ना। 3 सेकेंड बाद ये n0/ उसका भी हाफ हो जाएगा। 4 सेकंड बाद ये n0/4 हो जाएगा और 4 सेकंड बाद इसकी 2 हाफ लाइफ हो गई है, ये फिर से हाफ हो जाएगा 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद। तो कह रहे जब ये P से भी R बन रहा है और Q से भी R बन रहा है, और कह रहे जब ये दोनों बराबर होंगे तो R कितना होगा। बेटा इनिशियली P और Q मिला के कितने थे 5n0, बाद में P और Q मिला के कितने हो गए n0/2, n0/4 और n0/4 मिलके कितने हो गए बेटा मुक्की। बेटा n0/4 और n0/4 मिलके हो गए n0/2, है ना। 5 से हो गए हाफ, तो 4.5 n0 खत्म हो गए, 4.5 n0 खत्म हो गए हैं, है ना। इसका मतलब 4.5 n0 तो हमारे वो बन गए हैं R। 4.5 n0 क्या बन गए हैं R बन गए। दोस्तों कह दो समझ में आ गया। मैं बस आपको इतना कह रहा हूं कि बेटा इनिशियली क्या थे बेटा 4n0 और n0 मिला के क्या थे 5n0, मिला के क्या थे 5n0 थे, है ना। बेटा जब ये बराबर हो रहे तो बराबर तो पक्का ही है, किसी हाफ लाइफ पे ही बराबर होंगे, किसी की n टाइम्स हाफ लाइफ पे ही। एक की हाफ लाइफ 1 सेकंड, एक की 2 सेकंड, तो कॉमन मल्टीपल आएंगे 2 पे 4 पे 6 पे, वहीं पे ही बराबर होंगे, क्योंकि उससे टफ कैलकुलेशन नीट मेरे को दे नहीं सकता, मेरे को मालूम है ना। मेंस में भी जो कैलकुलेशंस आई हैं आज तक उसमें भी बेटा यही कैलकुलेशंस आई हैं। अगर दो न्यूक्लियाई दोनों बराबर कब होंगे तो किसी एक की n हाफ लाइफ, किसी एक की m हाफ लाइफ पे। मेरे को बड़े अच्छे से ये बात मालूम और बहुत दूर जाके नहीं आता। इनफैक्ट एडवांस में भी बेटा ये क्वेश्चन आया था तो भी वहां पर भी यही था उसमें, लेकिन ये था कि अभी इतने इतने हैं, कितने टाइम पहले बराबर थे। और उसमें भी बच्चा अगर ऐसे ही चल लेता खाली मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ पे, तो भी बेटा बड़े आराम से आंसर आ जाता था और पूरा कैलकुलेट करके भी आंसर आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो बेटा ये आपके सामने बेटा तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे बेटा किया। 4n0 है, एक हाफ लाइफ बाद 2n0, फिर n0, फिर उसका हाफ, फिर उसका भी हाफ।
ये एक हाफ लाइफ बाद n0 बाई 2 फिर n0 बाई 4, 4 सेकंड बाद दोनों बराबर हैं, 4 सेकंड बाद दोनों बराबर हैं और दोनों का मिला के n0 बाई 2 है सम। पहले क्या था 5n0 से हो गया n0 बाई 2, 4.5 n0 डिके कर गए, 9 n0 बाई 2 जो है वो डिके कर गए हैं, वो r बन गए हैं। क्या दो आ गया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मेरे को दिखा रखा है ये एक मतलब क्यूबॉइड है ना, जिसका रेजिस्टेंस अगर आप निकालेंगे, अभी बेटा एक दिन पहले ही फॉर्मूले रिवाइज करवाए थे, असावरी लिख के लेके आई थी, 1 बाई के एल बाई ए होता है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा 1 बाई के एल बाई ए, है ना। अगर दो सीरीज में है तो बेटा क्या हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा बच्चों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। दीपक पुत्र समझ में आ रहा है बेटा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहां पर बेटा देखो पहले का रेजिस्टेंस है 1 बाई के एक्स बाई ए, पहले का रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों 1 बाई के एक्स बाई ए और दूसरे का रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों 1 बाई 2 के 4x बाई ए। बेटा इसका मतलब ये तो डबल हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 बाई के एक्स बाई ए, है ना। अब बेटा जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 जो भी बड़ा दिखा रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो के ए डेल्टा टी बाई एक्स और साथ में 1/3 पूछ रहे हैं, एफ क्या है तो एफ हो गया 1/3, डेल्टा टी बाई आर से हीट करंट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है ये तो बेटा। छठा वाला क्वेश्चन तो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बता देता हूं, हालांकि मेरे को लगता नहीं है कि ये आपको नीट वाला पूछेगा छठा क्वेश्चन कि बेटा अगर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन होता तो मैंने बताया था प्रैक्टिकली आइसोबारिक अचीव कैसे किया जाता है। मैं तो पहली बात ये बताता हूं कि आइसोबारिक अचीव कैसे कर सकते हैं, है ना। हालांकि एडवांस वाले को तो 6-7 सिस्टम बताता हूं, आपको खाली एक ही बताता हूं ये वाला, है ना, क्योंकि इससे ऊपर आपका जाएगा नहीं। वहां पर ऐसा हो या किसी एंगल पे टिल्टेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये आइसोबारिक होता है। ऐसा क्यों आइसोबारिक होता है? क्योंकि ऊपर से जो फोर्स आ रहा था वो Pa into A आता है, इसका वेट हो गया mg, और अगर ये इक्विलिब्रियम में तो नीचे से आएगा P into A। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में तो हो क्या जाएगा P into A इज इक्वल टू, नीचे को जो फोर्स आ रहा है Pa प्लस mg, यहां से प्यारे बच्चों P क्या आ जाएगा Pa क्या निकल के आ जाएगा Pa, है ना, प्लस mg बाई ए, प्लस mg बाई ए। क्या दो आ गया समझ में यार, है ना। तो बेटा यहां से जो फोर्स आ जाएगा बेटा, जो प्रेशर आ गया बेटा यहां से निकल के P की वैल्यू आ गई Pa प्लस mg बाई, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आप कुछ भी कर लो यही रहेगा, आप कुछ भी कर लो प्रेशर तो यही रहेगा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और कह रहे हैं हम इसको शायद हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। तो बेटा PV इक्वल टू nRT में P कांस्टेंट है, nR तो कांस्टेंट है, डिब्बा बंद है, R तो जन्मजात कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी बट प्रेशर विल रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बेटा आपको ग्राफ बना के दे रखा है बेटा, पीवी डायग्राम दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी है। इंटरनल एनर्जी होती है F/2 nRT। बेटा इंटरनल एनर्जी क्या होती है दोस्त? F/2 nRT। कितनी होती है? F/2 या F/2 pv। और बेटा डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 5। तो 5/2 pv, 5/2। अच्छा अब बेटा देखो यहां पर बेटा इस तरीके का दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। तो फाइनली प्रेशर वॉल्यूम क्या है? 2 और 6, तो ये 12 हो गई, नहीं है। और इनिशियल क्या है? 5 और 4, तो ये क्या हो गया? 20। तो 12 माइनस 20, तो पीवी का प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 माइनस 20, और आगे क्या आता है? F/2। F/2 P2 V2 माइनस F/2 P1 V1, यही हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। 12 माइनस 20 क्या हो जाएगा बेटा? -8। वहां से उठो जी, तो वहां से उठो बेटा, इधर आ जाओ, आपको उधर से दिखेगा नहीं, है ना रिन्या। तो बेटा 12 माइनस 20 आ जाएगा दोस्त, 12 माइनस 20 आ जाएगा बेटा -8/2 -4 -20 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा बेटा आंसर? -20। क्या ये बात समझ में आ गई है दोस्तों? जिसको उधर बैठने में दिक्कत हो वो इधर आके बैठ जाए, है ना। तो बेटा इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमने ना टेम्परेचर गैस का ना मतलब बताना है क्या हो जाएगा। हमने वॉल्यूम 1/8 कर दी। ये एक ऐसा पेपर और भी होता है जिसमें ये 1/8 वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पे प्रेशर था और 2 बार आया था, दोनों में अलग अलग लैंग्वेज लिखी थी। एक में FST 13 में था जहां तक मेरे को याद आ रहा है, उसमें आया था कि एक बार हमने सडनली कंप्रेस किया और एक बार एडियाबेटिकली कंप्रेस किया टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वहां पर शायद आंसर आया था 32p, है ना। लेकिन एडियाबेटिकली एक बार उन्होंने वर्ड यूज किया सडनली, ताकि जल्दी से तो हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, जल्दी से तो हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, तो जल्दी से हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, तो बेटा हमने इसलिए कहा था प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। और बेटा यहां पर यूज क्या होगा बेटा? पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा, टी गामा कांस्टेंट। फिर से बोल लेंगे, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट, P1 माइनस गामा, टी गामा कांस्टेंट। तृप्ति पुत्र बेटा समझ में आ रहे हैं, है ना। हम दौड़ेंगे बेटा आखिरी टाइम तक, ठीक है। तो अब बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। तो बेटा
यहां पर जो बेटा प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, मतलब जो रिलेशन आ रहे हैं बेटा वो 3 आ रहे हैं, लेकिन यहां तो टेम्परेचर का चाहिए, तो टी वी की पावर गामा -1 कांस्टेंट। और बेटा गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा, गामा होता है f+2/f, मोनोटॉमिक के लिए 5/3 होता है, डायटॉमिक के लिए 7/5 होता है, और पॉलीटॉमिक नॉन लीनियर के लिए बेटा 8/6 हो जाता है। f+2/f है, सिंपल सी बात है। f की वैल्यू होती है 3 5 6, 3 5। और अगर वहां पर वाइब्रेशनल मोड कह देंगे प्रेजेंट है, और एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, बस सिंपल सी बातें हैं, हमको सारी मालूम है। हालांकि ये बेटा पहले नहीं पूछा जाता, पता नहीं क्यों पूछने लगे, क्योंकि वाइब्रेशन पे बेटा कभी क्वेश्चन नहीं आता था, इनफैक्ट एडवांस तक भी, है ना। ये मेंस ने एक नया ट्रेंड चालू कर दिया। तो चलिए आइए देखिए, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट है ना। तो टेम्परेचर क्या हो गया है, टेम्परेचर हो गया बेटा देखो मैं बस आपको कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। गामा कितना 5/3 दे रखा है, 5/3 - 1 2/3, तो टीवी की पावर 2/3 कांस्टेंट। अब सोचो वॉल्यूम को किया 1/8, तो अगर नीचे 8 की पावर 2/3, तो टेम्परेचर के साथ भी 8 की पावर 2/3, अगर टेम्परेचर 8 की पावर 2/3 टाइम्स हो जाएगा, और 8 क्या है 2 क्यूब, 2 स्क्वायर 4, तो टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाएगा। इनिशियल 300 है, फाइनली क्या हो जाएगा 1200 केल्विन, क्या हो जाएगा 1200। और अगर आपको 373 सब्ट्रैक्ट करना तो कर लीजिए, 927 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाइए। केल्विन में नहीं बताएं तो डिग्री सेंटीग्रेड में बताएं तो 273 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। और बेटा मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा बेटा, अगर नीचे 8 की पावर 2/3 तो ऊपर भी वही आएगा, तभी बेटा कांस्टेंट रहेगा। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर 300, इनिशियल वॉल्यूम V की पावर 2/3, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया T हो गया, और फाइनल वॉल्यूम हो गई V/8 की पावर 2/3, है ना। और फिर यहां से आप V को काट दीजिए, और T की वैल्यू आ गई 300 इंटू 8 की पावर 2/3, और 8 को लिखिए क्यूब, 2 क्यूब की पावर 2/3, ये 3 कट जाएगा तो 2 स्क्वायर 4, तो यहां से टेम्परेचर आ जाएगा बेटा 1200 केल्विन। क्या आ जाएगा 1200 केल्विन। बेटा कह रहे हैं ये हीट इंजन है, Q2 हीट आई, W वर्क किया, Q1 फेंक दी। क्या ये सब सिखा रखी बात है आपको बेटा। रेफ्रिजरेशन और इसमें दोनों में एक ही बात लगती थी, वहां पर हीट निकालते थे रेफ्रिजरेटर से और उस पर W वर्क करते थे और Q1 बाहर फेंक देते थे, है ना। तो Q2 हीट आई, W वर्क किया, Q1 फेंक दी। फोटो बना के दे रखी है बेटा। अब बताइए कौन बड़ा है, Q1 बड़ा है या W बड़ा है? Q1 बड़ा है। Q1 बड़ा है या Q2 बड़ा है? Q1 बड़ा है। ये भी कुछ पूछने वाली बात है भाई। अगला क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। बेटा याद दिला दे रहा हूं, आर होता है ml/ne² a टाउ, आर होता है ml/ne² a टाउ, है ना। तो बेटा अगर आर होता है ml/ne² a टाउ, तो बस मैं आपको यह कह सकता हूं, अब मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से, बड़ा लिख देता हूं ml/ne²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होंगे नहीं। ये सेमीकंडक्टर नहीं है कि बॉन्ड टूटने वाले हैं, ये सेमीकंडक्टर नहीं है कि बॉन्ड टूटने वाले हैं, ये तो बेटा कंडक्टर है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने रहेंगे। एरिया चेंज होना नहीं है, तो खाली और खाली एक ही चीज बढ़ती है, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, मेरे को मालूम है। तो कैसे बढ़ेगा? जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, है ना। हालांकि आपने करंट यहां के नहीं पढ़ा है, ये आपको याद होना चाहिए। रोहो की वैल्यू जो होती है, रोहो L/A, तो रोहो आ गया m/ne² टाउ, है ना। और जब श्रृंगी सर ने आपको कंडक्टेंस या जब कंडक्टेंस पढ़ाई थी, जो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा, वो हो जाएगी ne² τ/m। तो बेटा वहां पर भी तो वो यही यूज करते थे, है ना। मतलब मेरे को श्रृंगी सर ही पढ़ाते ना, कंडक्टिविटी तो श्रृंगी सर ही पढ़ाते हैं। तो वहां पर बेटा, या आशीष सर, मेरे को मालूम नहीं है ना, मतलब वो एक्चुअली है तो फिजिकल वाला ही पोर्शन। तो ne² τ/m वो यूज तो यही करते थे ना, कि चार्ज कितना ज्यादा आयन पे उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, मास जितना ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। यही सारी बातें वहां पर भी यूज होती हैं, सेम यही चीजें यूज होती हैं। और यहीं से बेटा वो कंडक्टिविटी के जो भी चीजें आपको बताते हैं कि नीचे जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। कंडक्टिविटी कम होने के पीछे कारण के नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, है ना, तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, फोर्स तो वही आएगा, लेकिन वो जो आयन होगा अब वो उतनी तेज भाग नहीं पाएगा। वहां पर हम बोलते हैं उतनी तेज, यहां पर हम खाली इलेक्ट्रॉन की बात करनी, उनको मतलब वहां पर हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां पर मास ऑफ आयन हो जाएगा, जो भी मास ऑफ चार्ज कैरियर हो जाएगा। हम यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, वो वहां पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। हम यहां पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हैं, वहां पे चार्ज ऑफ आयन आ जाता है। तो अगर मैं जनरल बोलूंगा तो n² τ/m। बस सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूं, जो पहले बेटा जो कोलिजन हो रहे थे ना,
अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एवरेज जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, तेज तेज भागेंगे, रैंडम मोशन तेज हो जाएगा, तो जो कोलिजन के बीच का टाइम होगा बेटा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी एंड हेंस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। बागा भाई आओगे, फटाफट से फोटो बनाओगे, और बेटा दिलीप इनकी मदद करेंगे, बहुत ही शानदार मिट हैं, ये ट्रेनिंग लेके आए हैं गुजरात से। तब तक बेटा मैं आपको ना ओरल क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं। ओरल क्वेश्चन है कार्बन एंड सिलिकॉन है ना हैव बोथ सेम लेटर स्ट्रक्चर है ना और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच कार्बन इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। मेरे को भी मिले आशीष सर बाहर, आशीष सर कहते कि जब हमको ना आंसर पता होता तो रीजन तो हम बड़े आराम से इनऑर्गेनिक में बना ही लेते, बच्चे अपने आप ही बना चुके होंगे कि सिलिकॉन में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर है, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, कंडक्शन बैंड में होने की ज्यादा है, क्योंकि वहां पे थर्ड ऑर्बिट इन्वॉल्व है, और कार्बन में बेटा पास में है, सेकंड ऑर्बिट इन्वॉल्व है, तो कार्बन में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, इसलिए वो मतलब बेसिकली क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। सिलिकॉन में थर्ड ऑर्बिट इन्वॉल्व है, थर्ड पीरियड इन्वॉल्व है, तो इसलिए बेटा वहां पर क्या रहेगा, बेटा दूरी बढ़ गई है तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं ना। तो फर्क क्या रहेगा, सिलिकॉन में दे लाई इन दी थर्ड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद बेटा देखो यहां पर इन्होंने बहुत ही शानदार डायग्राम बनाया। बागा यार तुम यार आर्टिस्ट हो यार, ये अपने मतलब पिछले साल के जो बच्चे देख रहे हैं जो जानते नहीं, ये मतलब ये इस तरीके से चलते हैं, इसलिए इनका नाम बागा है, और इनके पास 2-3 बावरी भी हैं यहां पे, है ना। अब बेटा देखो बागा भाई एक बात बताओ, अगर यहां पर अगर हम लगा दें बैटरी, यहां पर खड़े होंगे साथ में, बागा भाई अगर हम यहां लगा दें बैटरी, कैसी बातें सिखाई प्रदीप सर ने, आर ठाए ठाए है ना, ठाए आर है ना, आर ठाए 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 आर, बिल्कुल सिमेट्रिक है, इसलिए दोनों जगह करंट बेटा बराबर जाएगा, आई और आई। अब इस पॉइंट को अगर नाम दे दो ई ए, और इसको दे दो मान लो एक्स और इसको वाई, वी ए माइनस वी एक्स आई आर, वी ए माइनस वी वाई आई आर चिपका दो। कैसी बातें सिखाई हैं प्रदीप सर ने, यस बिल्कुल सिखाई हैं, है ना। और यहां पर बेटा अगर आई आई करंट आए तो यहां से निकलेगा भी उसी रेशियो में आई और आई, है ना। तो अगर मान लो ये पॉइंट है बी और ये है पी और क्यू, फिर से वही बात, वीपी माइनस वीबी आई आर, वी क्यू माइनस वीबी आई आर, है ना, चिपका दो। अब बेटा बस परेशानी पता क्या है, मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि यार ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नीट में है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए पढ़ाया भी गया, लेकिन ये क्वेश्चन आए ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वहां पर बेटा देखा दिखाया क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आज तक तो कभी क्वेश्चन आया नहीं कि जो मेंस में भी ना आया हो, है ना। तो मैं इसलिए बस मतलब इसलिए थोड़ा सा मेरे को मतलब आउट ऑफ ट्रैक लगा ये क्वेश्चन, और कोई खास बात नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये चीज आप सोच नहीं सकते, काफी लोगों ने सोच ली हुई, कुछ लोग नहीं भी सोच पाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आने वाला नहीं है। अब यहां पर ये एक्स वाई को मैं चिपका रहा हूं, यहीं पे चिपका दूं क्या, हाँ यार अब अपना अलग फिगर बनाएंगे तो वो समझ में भी नहीं पड़ेगा कि क्या बनाया मैंने। ये बागा भाई तो अपना मतलब होशियार है। अब देखो बेटा यहां पर भी बेटा बिल्कुल वैसे ही चिपका देंगे, बहुत ही शानदार, अरे बहुत बढ़िया, कमाल। हाँ, आर 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 बाई टू, आर 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 बाई टू, आर बाई टू, आर आर बाई टू, ये कितना हो गया 2r, आर 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 बाई टू, 2r, और आर बाई टू क्या होता है 2r बाई 4, तो क्या बन जाएगा, ये चीज क्या बन जाएगी 2r बाई 5, एक चीज क्या बन जाएगी 2r बाई 5, और आर 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 बाई टू, आर 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 बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर आर प्लस 2r बाई 5, 7r बाई 5, क्या दो आ गया समझ में यार, आर 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 बाई टू, आर 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 बाई टू, आर बाई टू, आर आर बाई टू, 2r, आर 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 बाई टू, 2r और r बाई टू पैरेलल में, तो 2r और 2r बाई 4 क्या बन जाएगा 2r बाई 5, क्या बन जाएगा 2r बाई 5। नेक्स्ट कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 3663 ओम। बेटा ये बहुत ही खूबसूरत गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 3663 ओम, और बेटा यहां पर एक शंट है जो कि बहुत खूबसूरत है। कह रहे गैल्वेनोमीटर में 1/34 ऑफ टोटल करंट जा रहा है। अगर यहां I आ रहा है तो यहां पे I/34 आ रहा है, तो यहां कितना आएगा I माइनस I/34, दैट इज 33 I/34। बेटा अगर इसमें 1/34 ऑफ टोटल करंट जा रहा है तो उसमें 33/34 ऑफ टोटल करंट, बेटा वो तो फिर किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के निकाल ही लोगे ना। अगर एक में I/34 है तो दूसरे में I माइनस I/34, छी, है ना। तो अब बेटा देखो I1 R1 इक्वल टू I2 R2, क्योंकि ये पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा 33/34 इंटू I, है ना, इंटू S, ये हो गया I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, I/34 इंटू 3663,
बेटा I1 R1 इक्वल टू I2 R2 34 कट गया यहां से, है ना, 33 बन जाए 33। अगर आपको हल्के हल्के डिवाइड करना तो कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। 3 बचा, 3 इधर है, 33 बन जाए 33, फिर 3 बचा, फिर 33 बन जाए 33। तो यहां से S की वैल्यू आ गई 111। I को मैंने काटा नहीं है, वो आप अपने आप काट लेना, अगर मुश्किल लगे है ना तो मेरे पास है ना गर्दन काटेंगे। आइए अगला क्वेश्चन। अब बेटा यहां पर फिर से 14 क्वेश्चन बागा आएंगे, देखो बहुत ही शानदार तरीके से फोटो बनाएंगे। और बेटा यहां पर कह रहे हैं नॉर गेट। नॉर गेट कौन सा, और के आगे नॉट बन गया तो, और के आगे नॉट लग गया तो नॉर गेट हो जाता है। कह दो आ गया। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, बागा मैं आपको याद दिला देता हूं एक बात बेटा, बागा सिलेंडर बेटा सिलेंड्रिकल वो होती है बेटा, यहां पर ना जो यहां पर बेटा जो मैग्नेट होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है बेटा, सिलेंड्रिकल बेटा, ऐसे मैग्नेट होती है। यहां पर एक और मैग्नेट आ जाती है बेटा मेरे दोस्त, एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, और इसके बीच में कॉइल झूल रही होती है। और बेटा जो इंटरैक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एरिया वेक्टर से हमेशा और हमेशा एंगल क्या होता है, 90 होता है। क्या होता है बेटा, 90 होता है हमेशा और हमेशा बेटा, एंगल क्या होता है, 90 होता है। तो NIAB sin 90 इक्वल टू C थीटा कर देते हैं। जो भी बेटा टॉर्क आता है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो स्प्रिंग नीचे से अटैच्ड होता है ना, वो C थीटा के बराबर करते हुए, C इज टॉर्शन कांस्टेंट, कि थीटा से हिलाएंगे तो C थीटा बेटा टॉर्क आएगा, है ना, जब थीटा से घुमाएंगे तो C थीटा टॉर्क आएगा। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक डिस्क है उसको ना बिल्कुल सेंटर से ऐसे टांग रखा है एक वायर से, जिसका टॉर्शन कांस्टेंट C है, जिसका टॉर्शन कांस्टेंट क्या है, C। तो इसको कहते हैं थीटा से घुमाए तो टॉर्क क्या आएगा, C थीटा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया, बराबर I ओमेगा स्क्वायर थीटा mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा, mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा। यहां से ओमेगा निकालेंगे 2 पाई बाय t के बराबर कर डालेंगे। फिर से बता दे रहा हूं, कई बार आपको ऐसे आ जाएगा कि बेटा डिस्क है, डिस्क लटक रही है एक वायर से और वायर का टॉर्शन कांस्टेंट C है, तो C थीटा हो गया रिस्टोरिंग टॉर्क। जब थीटा से घुमाओगे तो C थीटा टॉर्क आ जाएगा। वहां पर x से खींचते तो kx रिस्टोरिंग फोर्स आता है, यहां थीटा से घुमाओगे तो C थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, बराबर I ओमेगा स्क्वायर थीटा। बागा भाई समझ में आ गई नहीं है बात। अब बेटा देखो मेरी बात सुने, NIAB sin 90 बराबर C थीटा करेंगे तो थीटा बाय I, 1 एम्पियर में जो एंगल घूमता है उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। 1 एम्पियर में जो एंगल घूमता है उसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। शिवा मेरे दोस्त समझ में आ गए। अब थीटा बाय I क्या आ जाएगा बेटा, NAB बाय C। थीटा बाय I क्या आ जाएगा, NAB बाय C। थीटा बाय I क्या आ जाएगा, NAB बाय C। थीटा बाय I क्या आ जाएगा, NAB बाय C। यार दोस्तों कह दो आ गया यार, भारत भूषण बेटा समझ में आ गया, भारत इज अ गुड बॉय, है ना। अच्छा बेटा इसके बाद बेटा मेरे को कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ, तो ये तो हो गया ना, तो NAB बाय C, तो C को कम कर दो, N को बढ़ा दो, है ना, एरिया को बढ़ा दो। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने का तरीका क्या होता है, कॉइल को एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे लपेट दो, कॉइल को एक, बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाय V। क्या होती है बेटा, थीटा बाय V या थीटा बाय IR, थीटा बाय दोस्तों NAB बाय RC। वोल्टेज सेंसिटिविटी आ रही है NAB बाय RC। क्या ये पहले भी मैं बता चुका हूं, हाँ बताया था। जहां पर वो चारों के चारों ऑप्शन गलत आए थे वहां पर मैंने आपको बताया था, पूरी बात रिवाइज कराई थी, याद करो कुछ टाइम पहले की बात है, FST 6 की बात चल रही थी शायद, वो 5 या 6 की बात है, मतलब शुरुआत की बातें हैं। तो NAB बाय RC बेटा होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहां पर एरिया बढ़ाने से बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से बढ़ेगी, C कम करने से बढ़ेगी वोल्टेज सेंसिटिविटी, लेकिन N बढ़ाने से नहीं, क्योंकि N को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, उससे चेंज नहीं है। कह दो आगे, हाँ ना बोल दो यार। अब याद रखनी पड़ेगी, अब नहीं भूल सकते, अब भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। कह दो आगे, हाँ ना बोलो। करंट सेंसिटिविटी होती है NAB बाय C। क्या होती है बेटा, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है NAB बाय RC। मेरे को तो याद हो गई है NAB बाय C और NAB बाय RC। संघर्षरी बेटा समझ में आ रहा है। तृप्ति पुत्र कहां है, एक तो बेटा तुम छोटी सी और दूर बैठ जाती हो। हाँ अब बेटा इसके बाद बेटा देखो यहां पर बेटा मेरे को कहा गया है, चलिए पहले ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन भी वेट कर, नहीं करने दो इसको, वेट, बेकार क्वेश्चन है। कह रहे हैं मैग्नेटिक नीडल है, उसको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में, और वो ऑसिलेट कर रही है। 5 ऑसिलेशन पर मिनट हो रहे हैं, हम चाहते हैं 10 ऑसिलेशन पर मिनट हो जाए, दुगने ऑसिलेशन हो जाए उतने टाइम में। टाइम पीरियड हाफ चाहते हैं, टाइम पीरियड क्या चाहते हैं, हाफ। और टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर रूट I बाय MB। 2 पाई अंडर रूट, मेरे को मालूम था आपको याद है बेटा, वैसे मैं आपको कहता हूं अगर याद नहीं भी हो तो भी चलेगा, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद नहीं हो तो भी चलेगा। ये मैग्नेट है, इसको अगर हल्का सा हिलाया मैंने ऐसे थीटा से, तो जो टॉर्क आएगा MB साइन थीटा पर, अगर थीटा छोटा है तो बन जाएगा MB थीटा बराबर I ओमेगा स्क्वायर थीटा, बराबर I ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा निकालेंगे 2 पाई बाय t के बराबर कर डालेंगे, ओमेगा निकालेंगे और 2 पाई बाय t के बराबर, तो वहां से ओमेगा आएगा अंडर रूट MB बाय I।
मेरे को यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पोजीशन लूं, गायब नहीं हो पाता हूं बीच में से। अंडर रूट एम बी बाई आई है ना, तो यहां से इसको 2 पाई बाई टी कह देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। दोस्तों कह दो समझ में आ गया, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब बेटा अगर मेरे को करना है टाइम पीरियड को हाफ, तो मैग्नेटिक फील्ड को करना है 4 टाइम्स, क्या करना है, तो बी थी 3b से बढ़ानी पड़ेगी, पूछ रहे बढ़ानी कितने से पड़ेगी, 3b से 0.9 से, कह दो आ गया समझ में यार। छी, अब बेटा देखो यहां पर बेटा मेरे से क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं बागा इज अ गुड बॉय, बागा ने क्या बढ़िया फोटो बनाई, सारे के सारे डेटा भी लिख दिए बेटा, VCE कह रहे हैं 4 है और यहां 0 वोल्ट है, तो यहां 0 है तो यहां क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, और VBE कितना, B और E में पोटेंशियल डिफरेंस कितना 0.6, तो यहां पर क्या होगा 0.6 वोल्ट, क्या दो आ गया। अब और यहां क्या है 8 वोल्ट, यहां क्या है 8 वोल्ट। अच्छा अब मेरे को फटाफट से बताओ, ये बना रखा था है ना, तो बेटा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, IE इक्वल टू IB प्लस IC, IE इक्वल टू IB प्लस IC, IE इक्वल टू IB प्लस IC, क्या ये बातें याद आ गई। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लोस फ्रॉम बेटा 8 माइनस 4 कितना हो गया 4 वोल्ट, इसमें करंट कितना आएगा, ये क्या है IC, क्या है ये बेटा 4 मिली एम्पियर, ऐसी बता दूं ये चलेगा। अरे यार 4/1 करूं यार, ये भी कोई बात करने वाली बात, और नीचे किलो है तो ऊपर मिली बन जाता जाके। हाँ अब बेटा अगर IC आ गया तो बेटा IB कितना होगा, बेटा IC बाय IB इक्वल टू बीटा, IC बाय IB इक्वल टू बीटा, IC बाय IE इक्वल टू अल्फा। दोनों क्या है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको करंट गेन कहेंगे तो बीटा ही है, और अगर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहेंगे तो कैसे पहचानेंगे, अल्फा छोटा होता है बीटा बड़ा होता है, अल्फा छोटा होता है बीटा बड़ा होता है, किससे 1 से, क्या दो आ गई बात याद। बेटा कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं, VCE 0 कब होता है सेचुरेशन पे, VCC माइनस ICRC है ना। वैसे अगर मैं हल्का सा याद दिलाऊं, सेचुरेशन वो रीजन था जब करंट बढ़ना बंद हो गया था वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग खत्म हो चुकी थी है ना, इनपुट वोल्टेज बढ़ाए जा रहे थे, याद आ रही बात है। और नहीं भी याद आ रही है तो मैं आपको सच बता रहा हूं कोई काम की बात नहीं, VCE 0 सेचुरेशन का मतलब VCE जो कलेक्टर का पोटेंशियल वही एमिटर का पोटेंशियल, VCE 0, VCE 0, VCE 0 का मतलब क्या हो, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो VCC माइनस ICRC 0, E माइनस IR 0, क्या बात याद आ गई है, हाँ ना बोलो बेटा। VCE 0, VCE 0 यहां पर भी 0 वोल्ट और यहां पर भी 0 वोल्ट बना दो, इसके बाद काम बन जाएगा। मतलब ये अगर 8 है तो यहां पर फिर से 0, तो यहां पे करंट आ जाएगा, बस कलेक्टर करंट पूछ लेंगे सेचुरेशन पे, बेस करंट पूछ लेंगे, एमीटर करंट पूछ लेंगे, तो जैसे भी कहेंगे हम बता देंगे। बेटा बीटा देंगे तो IC बाय IB इक्वल टू बीटा से हम बेस करंट निकालेंगे, जैसे यहां पर भी मैं निकालने वाला हूं। अब IB कितना आएगा, IB इक्वल टू क्या आएगा, IC बाय IB इक्वल टू बीटा, IC बाय बीटा, बीटा क्या दे रखा है 100, क्या दे रखा है, तो 4/100, 4/100 ये मिली एम्पियर में, किसमें, तो अब एम्पियर में क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5, कह दो आ गया, इंटू आर, वो हो गया यहां से यहां में पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कितना है, यहां पे 8 वोल्ट है, यहां पे 0.6 वोल्ट है, तो बेटा कितना हो जाएगा 7.4, बस यहां से आर निकाल लेना। कह दो बेटा बड़ा ही आसान है यार, लल्लू बात है बिल्कुल, कैसी बात है ना। अब देखो बेटा, अब मैं बस आपको इतना ही कह रहा हूं कि बेटा मैंने आपको ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, अब उनको ना दोबारा कर लीजिए, 100% कह रहा हूं ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन पहली बार फंसेगा नहीं है ना। जो मैं देख रहा हूं ना बेटा ट्रांजिस्टर क्वेश्चन, मतलब ये फिर भी अच्छा क्वेश्चन है ना, इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं कराते, बस बेटा आपको करना क्या होता है यही करना होता है। अगर ये क्वेश्चन आगे मैं कह सकता हूं ट्रांजिस्टर का हर एक क्वेश्चन आप बड़े आराम से बना लेंगे मेरे दोस्त, है ना। बेटा है क्या, अल्फा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इक्वल टू 1, अल्फा लेस देन 1 बीटा ग्रेटर देन 1, है ना। और अल्फा IC बाय IE होता है, वॉवल के नीचे वॉवल ही आएगा, अल्फा AE, IC बाय IE, बीटा IC बाय IB आएगा। वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, करंट गेन इनटू, और पावर गेन क्या होता है, I स्क्वायर आर करंट गेन स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, या वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, कैसे भी कह लो। यहां 0 वोल्ट है, यहां 8 वोल्ट हो गया, और ये बेटा VCE कह रखा है 4, तो यहां पे 4 वोल्ट हो गया, यहां पे कितना हो गया 4 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 8 माइनस 4 4, 4/1 4 मिली एम्पियर आ गया, क्या दो आ गया यार। अब यहां पे 8 है और यहां पे बेटा 0.6, क्योंकि बेटा क्या रखा है VCE जो दे रखा है 0.6 दे रखा है, VCE क्या दे रखा है 0.6, तो बेटा अगर यहां 0 तो ये 0.6 इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहां 0.6 हो गया, तो 8 माइनस 0.6 पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया, अपॉन रेजिस्टेंस से इसको करंट के बराबर कर दे, रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्या दो आ गया। या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू IR कर दे, या पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, हाँ आओ दिलीप बेटा भाग के, शाबाश। तो अगला क्वेश्चन कह रहे डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कब बनती है, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज कब बनती है, थोड़ी थोड़ी ली साथ में आएंगे बेटा, मदद करेंगे दोस्त की, है ना।
बेटा डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज किससे बनती है? बेटा प्लेन मिरर में रोज तैयार होता हूं बेटा, उतना ही बड़ा दिख रहा हूं, है ना, हमको तो लगता है बल्कि पेट 1-2 इंच और निकला है ना। तो बेटा प्लेन मिरर में तो बेटा बराबर ही दिखता है, प्लेन मिरर तो सच बताता है ना। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में तो बेटा कॉनकेव मिरर तो मैं एक बार गया वो दांत वाले डॉक्टर के पास, तो मेरे मुंह में वो मिरर डाल रहा है, मैंने कौन सा, कहता कॉनकेव है, मैंने कहा ठीक है ना। तो मैंने कहा कॉनकेव क्यों डाल रहा हूं? कह रहे वो जो कैविटी छोटी सी उसको बड़ा करके देखना है, जो कैविटी छोटी सी उसको, बहुत ही शानदार इन्होंने मिटो दिया। देखिए ये क्या करेंगे, दुकान को खोलेंगे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत तेजी से मिटो दो, बागा बेटा थोड़ा तेज मिटो ना, थोड़ी ले। हाँ तो बेटा देखो कॉनकेव में तो बेटा बड़ी इमेज बन जाती है, बेटा डिमिनिश्ड नहीं बनती है। मैं आपको याद दिला रहा हूं बेटा, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, बेटा इसमें जब वर्चुअल बनती है बेटा, यहां पे ऑब्जेक्ट है, मान लो ये फोकस है ना, यहां पर बेटा रे आती है, ये फोकस से जाती है, और जो फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है, तो बेटा ये रेस कहां जाके मिलती हैं? ये हमको लगता है यहां से रेज आ रही है, ये बन जाती है बेटा इमेज, बड़ी बनती है बेटा, डिमिनिश्ड नहीं है, ये तो एनलार्ज्ड है। कैसी है? एनलार्ज्ड। कॉन्वेक्स बनती है बेटा, छोटी चम्मच में देखोगे ना ऐसे उल्टा करके कॉन्वेक्स वाली साइड से, तो आपको छोटा दिखाई देगा, मतलब है ना, आपको भी ऐसा लगेगा जैसे मतलब आप कमलेश टाइप हो चुके हो, है ना। ऋतिक तुम परेशान हो क्या? थोड़ा सा हंस लिया करो कभी, पिछली बार कब हंसे थे तुमको याद है? तुम थोड़ा लिख लिया करो जब हंसते हो ना, सड़ी शक्ल बना के बैठ जाते हैं, बताइए यार। तो बेटा देखो यहां पर ना बेटा नॉर्मल रे आ रही है, बेटा कैसे आ रही है? इससे नॉर्मल आ रही है, और बेटा नॉर्मल ही निकल जा रही है। आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये 45 डिग्री एंगल है, कह रहे बताओ मिनिमम म्यू। अब बेटा अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ये भी 45, तो 45 जो है वो तो थीटा सी से बड़ा होगा, 45 थीटा सी से बड़ा होगा। दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन 45 हो जाएगा 1/√2 और साइन थीटा सी हो जाएगा 1/μ, तो यहां से आ जाएगा म्यू ग्रेटर देन √2, म्यू ग्रेटर देन √2। कह दो समझ में आ गया यार, कोई बड़ी बात नहीं है, म्यू ग्रेटर देन √2 आ गया, बहुत शानदार। तो मिनिमम वैल्यू म्यू की क्या हो गई? √2। मेरी जेब में 10 या 10 से ज्यादा रुपए होते हैं, मतलब मेरी जेब में मिनिमम रुपए कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? कह रहे हैं व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 आरपीएम अबाउट द एक्सिस, द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में रुक जाए मेरे दोस्त। बेटा 60 रेवोल्यूशन पर मिनट होगा, पर सेकंड कितने रेवोल्यूशन होंगे? 1। 60 सेकंड में 60 रेवोल्यूशन, 60 सेकंड में। बेटा मेरी बात सुनो, 60 आरपीएम पे व्हील घूम रहा है, तो 60 आरपीएम मतलब 1 मिनट में 60 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकंड में कितना एंगल घूमेगा? 2 पाई। कितना घूमेगा? तो एंगुलर वेलोसिटी है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। कितनी है? 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अल्फा होता है 1 सेकंड में जो चेंज आएगा, कह रहे हैं 1 मिनट में उसको रोकना है। 1 सेकंड में बेटा 60 सेकंड में इतनी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करनी, तो 1 सेकंड में कितनी करनी है? 2 पाई बाय 60। ये हो गया अल्फा। ये क्या हो गया? अब पूछा टॉर्क, टाउ इक्वल टू आई, अल्फा आई दे रखा है 2, अल्फा आपने निकाल लिया। अच्छी बिल्कुल बेकार क्वेश्चन, बिल्कुल कैसा क्वेश्चन है? बेकार क्वेश्चन। टाउ इक्वल टू आई अल्फा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बेटा मुक्की समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? पक्का आ रहा है ना? बेटा 60 रेवोल्यूशन पर मिनट थे तो पर सेकंड क्या हो गया? 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो रहा है, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो रहा है, तो बेटा 1 रेवोल्यूशन घूमता कितना है? 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया, है ना। अब 2 पाई से बेटा एंगुलर स्पीड को 0 करना है, रोकना है उसको 1 मिनट में, तो 2 पाई से डिक्रीज करना है बेटा 60 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने का डिक्रीज आएगा? 2 पाई बाय 60। 1 सेकंड में जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। 1 सेकंड में जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है उसको बोलते हैं, नहीं तो बेटा आप ऐसे कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा हो गया 0, ओमेगा नॉट पता है, टी पता है, अल्फा निकालो। क्या दो आगे? नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। क्या दो आगे? तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा से आप टॉर्क बता दें। क्या दो आगे? समझ में? कह रहे बिना रोलिंग किए आ रहे, मतलब फ्रिक्शनलेस है, तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सारी बॉडीज का जी साइन थीटा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबका बराबर होगा। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या दो आ गया समझ में? कह रहे जहां पर वाईडीएससी में लैम्डा है पाथ डिफरेंस, जहां पर वाईडीएससी में लैम्डा है पाथ डिफरेंस, जहां पर वाईडीएससी में लैम्डा है पाथ डिफरेंस, वहां पर बेटा इंटेंसिटी आ रही है के। वहां पर इंटेंसिटी क्या आ रही है दोस्तों? के आ रही है। बेटा वाईडीएससी में कह रहे हैं जहां पर लैम्डा है पाथ डिफरेंस, मेरे दोस्त दीपक इधर देखो ना मेरे दोस्त, है ना। तो बेटा जहां पर लैम्डा है पाथ डिफरेंस वहां पर इंटेंसिटी आ रही है के। बेटा आपको याद दिलाते रहो, बेटा जो रिलेशन होता था वो होता था आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi प्लस 2√I1 I2 cos phi, है ना। और बेटा जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती बन जाता I इक्वल टू I max cos स्क्वायर phi बाय 2, I इक्वल टू I max cos स्क्वायर
5/2, ये बन जाता था रिजल्ट। I इक्वल टू आई मैक्स कॉस, आई मैक्स दे रखा है के, आई मैक्स क्या दे रखा है के, जहां पे लेमडा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस एन लेमडा मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस एन लेमडा मैक्सिमा, क्या दो आया, और पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाय 2 तो मिनिमा, पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा बाय 2 तो मिनिमा, n माइनस हाफ लेमडा पे nth मिनिमा, n माइनस हाफ लेमडा पे nth मिनिमा। आयुष के पड़ोसी बेटा, मेरे दोस्त इधर कब देखोगे बेटा, है ना, पाथ डिफरेंस n माइनस हाफ लेमडा पे nth मिनिमा, 0.5 लेमडा पे पहला मिनिमा, 1.5 लेमडा पे दूसरा मिनिमा, 3.5 लेमडा पे चौथा मिनिमा, 7.5 लेमडा पे 8th मिनिमा, क्या दो आ गया। लेकिन डिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमा आता था वो प्लस 0.5 लेमडा पे आता था, याद आ गया। पांचवा मैक्सिमा आता था 5.5 लेमडा पे डिफ्रैक्शन, है ना। तो अब कह रहे हैं जहां पे लेमडा बाय 4 पाथ डिफरेंस है, 2 पाई बाय लेमडा इनटू लेमडा बाय 4, 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस होता है फेज डिफरेंस, ये आ गया फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 2, फेज डिफरेंस क्या आ गया पाई बाय 2, तो 5/2 क्या देगा पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 क्या था 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, तो आंसर क्या जाएगा k/2, क्या जाएगा आंसर k/2, क्या जाएगा आंसर। फिर से बता दे रहा हूं, I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, बेटा अजीत मेरे दोस्त खड़े जाओ, I इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2, आई मैक्स दे रखा है के, आई मैक्स क्या दे रखा है के दे रखा है बेटा, आई मैक्स है ना बेटा, फाइ निकल के आया बेटा पाई/2, फाइ क्या निकल के आया, फाइ निकल के आया पाई/2, तो 5/2 हो जाएगा दोस्त पाई/4, cos पाई/4 होता है 1/√2, मुस्कान cos पाई/4 क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, तो बेटा अब इंटेंसिटी क्या जाएगी k/2। यार दोस्तों कह दो आ गया भाई समझ में, हाँ मेरे दोस्त समझ में आ गया, जीत बैठे शाबाश, है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन 24th वाले में कह रहे हैं टाइम पीरियड t था, है ना, और जब रेडियस r था 4r पे, जब 4r रेडियस पे जो ऑर्बिट पे सैटेलाइट घूम रही है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा बताओ शाबाश बेटा, t² प्रोपोर्शनल टू r3, t² प्रोपोर्शनल टू, है ना, तो t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 होता है। अगर यहां पे 4 आ गया तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, उसका क्यूब 8, तो 8t हो जाएगा टाइम पीरियड, क्या हो जाएगा 8 इंटू टी, क्या तो आ गया समझ में। नहीं तो आप t1² इक्वल टू r1 क्यूब बाय r2 क्यूब कर लीजिए, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रखी है, ए से फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही, बी में जा कम रही है, तो ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है। नेक्स्ट इसके बाद बेटा कह रहे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्ज हैं, मासलेस रॉड से जोड़ दिए, दोनों का चार्ज बराबर है, दोनों का मास बराबर है, और कह रहे हैं हिंज कर दिया इसी से, एक मास से ही हिंज कर दिया। अब इसको हल्का सा टिल्ट किया, ये नाच रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो बेटा क्यू ए ये हो गया क्या डाइपोल मोमेंट, और जब थीटा से रोटेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, टॉर्क क्या आता है पीई साइन थीटा, क्या आता है क्यू ए, चार्ज इंटू बीच का सेपरेशन होता है डाइपोल मोमेंट इंटू ई, ये पीई साइन थीटा, साइन थीटा बन जाएगा थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब इसी के अबाउट घूम रहे, कह रहे एंड से ही हिंज किया है, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू 0 स्क्वायर हो जाएगा और उसका m इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। बस ओमेगा निकालो 2π/t के बराबर कर डालो, और क्या कहते हैं हवा में घूम रहा, फिर सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, फिर टॉर्क, फिर आई लिखना पड़ता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना। बहुत सारे बच्चों ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख दिया होगा, पढ़ा ही नहीं होगा। कितने लोगों ने सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई लिख दिया, किसी ने लिखा, अच्छा लक्की ने लिखा, एक ही मेरा दोस्त, अच्छा मतलब करा भी नहीं होगा ना कुछ लोगों ने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो बेटा पिछले पेपर में ही तो आया था, v1 v2 से आधा डिस्टेंस v1 से चला, आधा डिस्टेंस v2 से, बताया था ना मैंने। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 2s अपॉन टोटल टाइम, s ट्रेवल किया v1 से और s ट्रेवल किया v2 से, क्या ये बात याद आ गई है, ये होती है एवरेज स्पीड, ये क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन बस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कर रहे हैं, 2v1 v2 अपॉन, बस बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा ये 28 क्वेश्चन, ये शुरुआत की बातें हैं, ये कब की बातें, चलो 30 तक तो करेंगे ये अभी क्लास में, है ना। वैसे मेरे को पूरी एक पेपर कर ही लेना चाहिए क्लास में। ये दिखा रखा है कि ये इससे कितना आगे 45 और ये चीज 60 है, तो यहां से tan थीटा निकालोगे तो 3/4 आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 45/60, 15 3 15 4, tan थीटा 3/4 किसके लिए होता है 37 डिग्री एंगल के लिए, किसके लिए होता है 37 डिग्री के एंगल के लिए होता है tan थीटा 3/4। कह रहे यहां से यहां जाना है इंसान को, तो किस एंगल पे जाना पड़ेगा यहां से, तो ये तो हो गया 37, यहां से कितने एंगल पे उसको हेड करना चाहिए। कह रहे वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, बेटा स्विमर इधर जाने की कोशिश करेगा, रिवर उतना इधर ले जाएगी, ये भी है ये भी है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। अब बेटा ये 37 तो ये 53 हो गया, तो ये भी 53 हो गया, अब ये भी 53 है तो ये कितना हो जाएगा 16, 37 प्लस 16 53। बेटा इनको वैसे ही कहना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर,
क्योंकि बेटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो होगी ही ये, पर हालांकि मतलब अपने को मालूम ही था कि वो यही कहना चाहते हैं, उससे कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा है शायद। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। स्टिल वाटर में तो वो ऐसे जाता, अब वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी, वो इधर ले जाएगी, ये नेट वेलोसिटी होगी। कह दो आ गया समझ। और नेट जो वेलोसिटी है, थोड़ा सा हिला होगा ना, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, आ रहा होगा, लेकिन आ रहा है ना दोस्त, हाँ वेरी गुड। तो मेरे दोस्तों प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कह सकता हूं कि मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, अब ये दोनों बराबर हैं, तो बेटा अगर ये भी v है ये भी v है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और ये एंगल क्या 53, तो ये भी 53, और ये एंगल 37 समझा दी प्रदीप सर ने, जिस पे जाना है उसको। तो 53 माइनस 37, आपको 53 लाइनें खींचनी और 37 काटनी, बाकी गिन लीजिएगा 16 बचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं फिगर शोज एन इंस्टेंटेनियस प्रोफाइल ऑफ अ रोप ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। कह रहे हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, तो ए किधर को जाएगा और बी किधर को जाएगा। बेटा देखो ये वेव इस तरीके की है, ये शायद बी पॉइंट यहां, बी यहां है और ए यहां है। थोड़ी देर बाद जब ये वेव आ गएगी तो ये नीचे आएगा, थोड़ी देर बाद जब ये वेव आ गएगी तो बी ऊपर जाएगा, तो बी तो ऊपर जाएगा, बी तो ऊपर जाएगा, तो बी ऊपर जाएगा वाला सही हो गया, तो डी सही हो गया, सी गलत हो गया। तो डी आना चाहिए और सी नहीं आना चाहिए, है ना। अब ए डी है या बी डी है, अब फेस किसका बड़ा होगा। बेटा देखो अगर चूहा चल रहा है चादर के नीचे, तो जहां पर चूहा पहले आएगा वो चादर पहले उठ के नीचे आएगी, आगे वाली चादर भी वैसे ही करेगी पर थोड़ी देर बाद। तो फेज में कौन आगे कौन लीड कर रहा है, जहां पर वेव पहले पहुंच रही, जहां पर वेव पहले पहुंच रही है। अरे कह दो आ गया। बेटा चूहा चल रहा है चादर के नीचे, ये मैंने रस्सी झटकी आप समझो, तो रस्सी का पॉइंट ऊपर गया नीचे आया, वैसे ही यहां पर होगा, वैसे ही यहां पर होगा, लेकिन बाद में जो यहां हुआ वही यहां पे होगा, तो ये फेज में लीड कर रहा है। तो बेटा फेज किसका बड़ा है बेटा, ए का या बी का। फेज में कौन आगे, ए आगे, कौन आगे है, ए पे वेव पहले पहुंच रही है। नहीं तो आप समझ लीजिए फेज होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे सोचना हो तो, है ना। तो एक्स बढ़ रहा है तो बेटा नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। तो समय एग्जैक्टली कितना हो रहा है उस घड़ी में, 20 हो रहे ना, 5 मिनट और रुक जाते हैं। बेटा कह रहे हैं ना ऑर्गन पाइप P1 क्लोज्ड एट वन एंड, है ना, इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन। बेटा ऑर्गन पाइप P1 है फर्स्ट ओवरटोन में, तो बेटा 3v/4L1, ये बात समझ आ गई। v/4L होती है बेटा, v/4L होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज की। तो फर्स्ट ओवरटोन बेटा इसमें क्या थे, खाली ऑड हार्मोनिक्स। और कह रहे हैं P2 ओपन एट बोथ एंड्स वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन का मतलब v/12 होती है, फिर 2v/12, 3v/12, 4v/12, 4v/12, 4v/12। और कह रहे दोनों रेजोनेंस, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, बराबर। L1/L2 पूछा या L2/L1, जो भी पूछा, 3/8 या 8/3 आंसर होगा, तो 3/8 ही है, ठीक है, हो गया। अच्छा रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ P1 L1/L2 पूछा है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है क्या। बेटा थर्ड हार्मोनिक कहते फर्स्ट ओवरटोन क्लोज का, तो 3v/4L, और इसका फोर्थ ओवरटोन, इसका थर्ड ओवरटोन कह रहे हैं बेटा v/12 होता है फंडामेंटल मोड। अगला आता है 2v/12, ये फर्स्ट ओवरटोन होता है, फिर 3v/12 सेकंड ओवरटोन है, फिर 4v/12, ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। कह दो आगे, है ना। कोशिश करिएगा आज ना 10वां और 15वां ओवरटोन दोनों पाइप का लिख के लिखेगा। 10वां ओवरटोन कौन सा आएगा और 15वां ओवरटोन कौन सा आएगा। तो 10वां ओवरटोन क्लोज्ड वाले को कौन सा आएगा, पहला आएगा तीसरा, फिर आएगा पांचवां। पहला आएगा तीसरा 2 × 1 + 1, दूसरा आएगा 5v/4L, तो 10वां क्या आएगा 21v/4L, क्या आएगा 21v/2n + 1 में चल रहा है ना कहानी। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो मेरे दोस्त। बेटा v/4L, फर्स्ट ओवरटोन आएगा 3v/4L, सेकंड ओवरटोन आएगा 5v/4L, ये तो फंडामेंटल है ना। फर्स्ट ओवरटोन कहां आएगा 3v/4L, सेकंड कहां आएगा 5v/4L। अब सोचो ना, 2 बढ़ा रहा हूं ना, तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए 2 बढ़ाया, सेकंड ओवरटोन के लिए 4 बढ़ाया, 10वें ओवरटोन के लिए 20 बढ़ाऊंगा, तो 21v/4L आ जाएगा। अरे कह दो आ गया यार। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर प्रदीप सर ने चेंज करा दिया, क्योंकि बेटा ये जो 32 वाला क्वेश्चन है तो कब से सिलेबस से हट गए, है ना, इनको अकल ही नहीं। बेटा कह रहे हैं स्पीड जो है वो v है। एक्चुअली होता क्या था, पहले कैपिलरी में ना वो विस्कोसिटी में हम पढ़ाते थे, कैपिलरी विस्कोसिटी वाले केस में पढ़ाते थे कि फ्लो रेट क्या है, डेल्टा पी पाई डेल्टा पी r की पावर 4/8 टाइल, ये यूज कराना चाह रहे हैं। मैंने बताया आपको पाई डेल्टा पी r की पावर
4/8 इटाली, तो पॉइजनली इक्वेशन है, कोर्स से ही बाहर है ना, तो हम ये क्यों पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर बस हमको ये कहा गया रेडियस हाफ हो गया और वेलोसिटी 4 टाइम्स होगी, फ्लो रेट वही रहेगा। अरे मेरी तो बात सुन लो ना, आंसर क्यों हो गया, अब मेरे को आंसर पता नहीं था उस टाइम, मेरे पास आंसर की थी नहीं, मैंने जो मर्जी बनाना था मैंने बना दिया। हाँ सही करा दिया ना, देखो भाई लोगों ने सही करा दिया यार। नेक्स्ट, ओ आई एम सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन दी वायर इज हाफ WX। नो 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 बेटा, एनर्जी स्टोर्ड हाफ WX नहीं होती है, हाफ TX तो होती है बेटा एनर्जी। हाफ TX क्या होती है, हाफ KX स्क्वायर एनर्जी होती है बेटा, हाफ KX इंटू एक्स। हेलो, हाफ KX इंटू एक्स, KX होती है टेंशन, KX क्या होती है टेंशन, हाफ KX इंटू एक्स होती है एनर्जी स्टोर्ड, हाफ KX इंटू एक्स क्या होती है एनर्जी स्टोर्ड। दोस्तों क्या दोगे, संघर्ष शुरू बेटा समझ में आ रहा है। तो हाफ KX इंटू एक्स होती है बेटा एनर्जी स्टोर्ड, है ना, टोटल, तो हाफ WX तो होती है बेटा एनर्जी स्टोर्ड टोटल। ये पर यूनिट वॉल्यूम थी, पर यूनिट वॉल्यूम तो होती है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। पर यूनिट वॉल्यूम के 3 फॉर्मूले थे, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस सिग्मा स्क्वायर बाय 2y, या हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। दिलीप आपका काम है ये सारे फॉर्मूले बोर्ड पे आज इलास्टिसिटी के लिखे होने चाहिए जब मैं आऊं, ठीक है। इसके बाद 2 ब्लॉक्स कह रहे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन ये तो छूट गया ना अभी। अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया बिटवीन द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एंड एक्सटेंशन एक्सेस। अच्छा बेटा देखो, टेंशन का अगर ग्राफ बनाते हैं एक्स के साथ ना, T इक्वल टू KX होता है, तो T इक्वल टू तो KX होता है कि एक्स पे कितनी टेंशन रहती है KX, तो टेंशन वर्सेस एक्स ग्राफ के एरिया से तो आप निकाल सकते हो एनर्जी स्टोर्ड। लेकिन ये कह रहे हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, जो फोर्स जो एक्सटेंड करने के लिए लगाया, जो वेट लगाया, शायद ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए गलत हो गया। आप मेरी बात समझ रहे ना, जो टेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ होता है बेटा, उसका जो एरिया होता है बेटा वो एनर्जी देता है। और बेटा मैं आपको याद दिला देता हूं एक बात, कि अगर आपने ना बेटा रिलेशन बिल्कुल यही वाला आता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आता है बेटा। अगर आपने वेट लटका के छोड़ दिया, वेट लटका के छोड़ दिया, रुकेगा कहां जाके बताओ, जब टेंशन हो जाएगी KX, तो KX तो W के बराबर होगा, क्या ये बात समझ सकते हो। तो एनर्जी क्या होगी, हाफ KX स्क्वायर, हाफ KX इंटू एक्स, तो हाफ WX ये हो गई एनर्जी। और बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी में रिड्यूस है, mgx का रिड्यूस है, कितना रिड्यूस है, तो पोटेंशियल एनर्जी इतने से डिक्रीज हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई है, या वायर में इतनी आई है। जो भी वायर पे लटकाया या स्प्रिंग पे लटकाया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम रिलेशन होते हैं। एक में T होता है YA बाय LX, एक में होता है T इक्वल टू KX, दोनों प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, दोनों में SHM करता है, दोनों में क्या करता है, दोनों में क्या करता है, SHM करता है। बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, KX हो गया वेट के बराबर, हाफ KX स्क्वायर होती है, हाफ WX हो गई बेटा क्या, एनर्जी स्टोर्ड। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज कितने का, mgx का, हाफ mgx से जो एनर्जी आई किसके पास, स्प्रिंग के पास, बाकी कहां गई, हीट में निकल गई, डैंपिंग हो जाएगी, रुक जाएगा ना। क्या वो रात भर तक नाचता रहेगा, एयर को भी तो हिला रहा है, एयर को भी तो एनर्जी दे रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अरे कह दो आगे यार, हाँ ना बोलो भाई, हो गया। तो इसमें क्या आ गया आंसर, नन ऑफ दीज, है ना। टाइम क्या हो गया एग्जैक्ट, आइए देखिए। तो बेटा यहां पर बेटा आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा बेटा P पॉइंट पे टेंशन क्या होगी। बेटा देखो 8 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम की रस्सी है और 5 किलोग्राम का पत्थर है। 8 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम की रस्सी और 5 किलोग्राम का पत्थर है। ये 5, 3 और 8। यहां टेंशन की बात कर रहे हैं इस जगह पे। तो बेटा यहां से जो टेंशन आएगी, T क्या आएगा, mg इफेक्टिव, यार सिंपल बात है यार। और ये 10 से ऊपर जा रहा है, तो G इफेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा 20, क्या हो जाएगा G प्लस है, क्या हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे कह सकते T माइनस 80, जो भी टोटल मिला के फोर्स हो गया, T माइनस 80 बराबर 8 इंटू A, और A कितना दे रखा है 10, तो 80 प्लस 80 बेटा T कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। आगे भूषण बेटा, आगे समझ में, भूषण का है आगे बेटा, वेरी गुड। तृप्ति बेटा समझ में आ रहा है यार, हाँ आ रहा है। तृप्ति देखो पहले से देखो अचानक से झटके से नंबर बढ़ गए ना यार, अभी तो पेपर का लेवल कम भी नहीं था यार, ये तो पेपर अच्छा था, तो मन लगा के पेपर दे बस यार। 9 और आई इंटेंसिटी है, और फिर कह रहे हैं मिनिमा, जहां पर पाई फेज डिफरेंस है वहां पे इंटेंसिटी क्या है। मिनिमा पे बेटा क्या आती है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमा पे आती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, क्या दो आ गया यार। तो बेटा यहां क्या दी, √9i माइनस √I का होल स्क्वायर, दैट इज √2 √I का स्क्वायर, 4i हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4i। क्या बताऊं,
अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। कह रहे हैं 10th मैक्सिमा आ रहा है y1 पे और 5th मैक्सिमा आ रहा है y2 पे, और ये लैम्डा 1 के लिए, ये लैम्डा 2 के लिए। तो 10th मैक्सिमा का आएगा 10 लैम्डा 1 d बाई डी, और ये 5th मैक्सिमा आ रहा है y2 पे 5 लैम्डा 2, लेकिन लैम्डा 2 वेवलेंथ के लिए 5 लैम्डा 2 d बाई डी। तो d बाई डी कट जाएंगे तो 2 लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। आगे ये तो बहुत ही बेकार था यार। n लैम्डा डी बाई डी, nth मैक्सिमा n लैम्डा डी बाई डी, nth मैक्सिमा कहां था बेटा n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी। गगन बेटा इधर देखो ना मेरे दोस्त, nth मिनिमा कहां था n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी, nth मिनिमा कहां था दोस्तों बेटा n माइनस हाफ लैम्डा डी बाई डी, है ना अनीता बेटा समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन 36 बेटा, इस बार के मेंस में आया था क्वेश्चन, है ना, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, सिमिलर, सेम, डिट्टो ये आया था बेटा। ये क्वार्टर डिस्क थी बेटा। देखो सेंटर ऑफ मास ना आपको याद होने चाहिए बेटा, रॉड का तो L/2 पे ही होता है, रॉड का L/2 पे, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पे होता है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पे होता है ना। हॉलो हेमिस्फीयर का होता है R/2 पे, कहां पे होता है बेटा, सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है 3R/8 पे, सॉलिड का जो होता है वो 3R/8 पे होता है, ठीक है। और हॉलो कोन का होता है H/3 पे, कहां पे होता है H/3 पे, हॉलो कोन, ये हॉलो कोन है ना। और सॉलिड का होता है H/4 पे, सॉलिड कहां होता है बेटा H/4 पे, सॉलिड का होता है बेटा H/4 पे, सॉलिड का होता है H/4 पे। और बेटा जो आर्क होती है ना, आर्क, ये भी इसी साल आया था बेटा मेंस में, इस साल मतलब इसी सेशन में आया था कि कहां पे आता है बेटा, अगर ये थीटा नॉट एंगल है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां था, आर साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन थीटा नॉट बाई 2, आर साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन थीटा नॉट बाई 2, ये सेंटर ऑफ मास आता है आरसी पे, आर साइन थीटा नॉट बाई 2 अपॉन थीटा नॉट बाई 2। और बेटा इसका कहां पे आता है, आधी डिस्क का कहां पे आता है 4r/3 पाई, कहां पे आता है 4r/3 पाई, कहां पे आता है 4r/3 पाई, ये आधी डिस्क है, सेमी डिस्क, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। यार दोस्तों कह दो, याद आ गई बातें यार, है ना। अब दोस्तों मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर ये क्वार्टर डिस्क है, इसका कहां पे आएगा, y = x पे आएगा, सिमेट्रिक लाइन पे। और बेटा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इस अगर यहां पर एक और डिस्क होती क्वार्टर, तो सेमी डिस्क बन जाती, तो यहां पे आता सेंटर ऑफ मास। अब मैं कह रहा हूं जितना इसका इधर होगा सेंटर ऑफ मास, उतना ही इसका इधर होगा, पर y कोऑर्डिनेट दोनों का बराबर होगा सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि सिमेट्रिक है। और जो कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास आएगा फिर वो बीचों बीच आ जाएगा 4r/3 पाई पे। तो इसका मतलब दोनों का 4r/3 पाई पे ही होगा, ऊंचाई तो दोनों की 4r/3 पाई ही होगी, दोनों की 4r/3 पाई ही होगी ऊंचाई। और जितना y कोऑर्डिनेट होना है उतना ही x होना है, क्योंकि बेटा 90 डिग्री बिल्कुल सिमेट्रिक लाइंस पे लाया करते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। कहां लाया करते हैं सेंटर ऑफ मास, सिमेट्रिक लाइन पे, सिमेट्रिक एक्सिस पे। कह दो आगे दोस्तों यार, नहीं आया समझ में यार। हेलो योगेश बेटा समझ में आ गया, नहीं आ गया यार, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। तो बेटा मैं बस आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर यहां होता, जो y कोऑर्डिनेट यहां होता वही y कोऑर्डिनेट यहां होता, जितना x कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव होता नहीं उसका नेगेटिव होता, तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आता, 4r/3 पाई पे आता, तो ऊंचाई इसकी भी 4r/3 पाई हो गई। तो बेटा x कोऑर्डिनेट भी 4r/3 पाई, x और y कोऑर्डिनेट पहली बात बराबर होने चाहिए थे, और फिर 4r/3 पाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कह रहे हैं पावर डिसिपेटेड 37 में क्या होगी बेटा, एक साइन ओमेगा टी है करंट में, वोल्टेज में कॉस ओमेगा टी, कॉस को क्या लिख सकते हैं बेटा साइन 90 प्लस ओमेगा टी, कॉस को क्या लिख सकते हैं बेटा साइन 90 प्लस ओमेगा टी। बेटा फेज डिफरेंस π/2 है, VRMS IRMS cos π/2 क्या हो जाएगा 0, VRMS IRMS cos phi होती है एवरेज पावर, जो कि क्या हो जाएगी 0, है ना। तो पावर डिसिपेटेड बेटा 0 हो जाती है जब फेज डिफरेंस क्या होता है 90। इसके बाद बेटा LC ऑसिलेशन में कह रहे हैं मैक्सिमम करंट है I, कह रहे हैं उस टाइम करंट बताओ जब एनर्जी इक्वली डिवाइडेड है। बेटा मेरी बात सुनो ऋषभ, बेटा आप इधर देख नहीं रहे बेटा, अगर L और C में एनर्जी इक्वली डिवाइडेड है, मास अगर स्प्रिंग में और मास के पास बेटा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर जब हो गई, इसका मतलब दोनों के पास आधी आधी हो गई, इसका मतलब दोनों के पास, इसका मतलब दोनों के पास प्यारे बच्चों आधी आधी हो गई, दोनों के पास क्या हो गई है बेटा अजीत, आधी आधी हो गई दोनों के पास एनर्जी। अगर दोनों के पास एनर्जी मेरे दोस्त अगर आधी आधी हो गई है, तो अगर मान लो अगर वो कब होगा जब पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगी, तो हाफ के a² मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जब x क्या हो जाएगा a/√2, जब x क्या हो जाएगा a/√2, जब x क्या हो जाएगा a/√2। कह दो आ गया समझ में यार, है ना। तो I हो जाएगा I/√2, हाफ Li² का हाफ करना, टोटल एनर्जी हाफ Li² थी, वही इंडक्टर के पास होगी, वही LC ऑसिलेशन होता है ना, वही कैपेसिटर के पास चली जाती, कभी वही दोनों के पास मिला के होती है। अरे कह दो आ गया समझ में यार। तो I क्या हो जाएगा I/√2। नहीं समझ में आया विजय, विजय समझ में आया नहीं आया, हाँ नहीं आया, वेरी गुड।
बेटा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर ये टोटल एनर्जी थी, इसके पास थी जीरो। बेटा ये जब ऑसिलेशन होते हैं कभी वही एनर्जी इसके पास होगी, कभी इन दोनों के पास मिला के, कभी खाली इसके पास। कोई पूछेगा मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, जब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास चलिए हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, वहां से मैक्सिमम चार्ज आ सकता है। और अगर बेटा फिर कोई मेरे से पूछता है कि जब दोनों के पास बराबर होगी तो करंट क्या होगा, बेटा आधी एनर्जी रह गई ना, आधा कब होगा करंट, बेटा आधी एनर्जी कब होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, जब आई क्या हो जाएगा कैपिटल आई बाय रूट टू। अरे हाँ ना बोलो, तभी तो आई बाय रूट टू के स्क्वायर में आई स्क्वायर बाय टू आएगा दोस्त। हाँ भाई अब याद आया, अभी भी नहीं याद आया, याद आगे दोस्त। बेटा पढ़ाई करें, अभी थोड़े दिन पहले तो बताई थी सब चीजें यार, अभी एक दो टेस्ट पहले। 39th में बेटा क्या है, 39th में बेटा 30 डिग्री एंगल है कि मुकेश बेटा समझ में आई वाला आई बाय रूट टू वाला। मुकेश बेटा यहां पर कह रहे हैं एक स्मॉल एम मास है जो लटक रहा है, और यहां पर बेटा एक कैपिटल एम मास है, फ्रिक्शनलेस है, और ये इक्विलिब्रियम में। तो mg sin 30 और स्मॉल mg बराबर होने चाहिए। तो mg sin 30, sin 30 क्या होता है हाफ, बराबर है स्मॉल mg। तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ स्मॉल एम, कैपिटल एम क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ स्मॉल एम। ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बाय 2, यही पूछा है। 40 बेटा अगर एक कॉइल ना एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और बेटा वो ऑसिलेट कर रही है, तो कह रहे हैं कि जब एल्यूमिनियम प्लेट रख दी नियर बाय तो बेटा वो रुक गई, तो बेटा वो होगा क्या, बेटा डैंपिंग ही तो होगी यार, वहां पर क्या होगी, डैंपिंग। और इस डैंपिंग का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग। क्या होती है बेटा, कह रहे डेवलपमेंट ऑफ एयर करंट, हट, इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन दी प्लेट, शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ये तो बकवास सब बातें कर रहे हैं बेटा, बेसिक बात ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग हो जाएगी। क्योंकि बेटा देखो अगर एक कॉइल ना घूम रही है, अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो बेसिकली उसकी एनर्जी जो है वो हमको कहीं ना कहीं हीट में निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी, हीट में एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग हो जाएगी। कब किस कंडीशन हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग, जब उसके पास कोई, अगर हम कोई भी बेटा एक मेटल रख दें तो बेटा वहां पर क्या हो जाएगा, वो डैंप करके रुक जाए। क्योंकि जब वो दूर जा रहा होगा, क्योंकि जब वो चेंज कर रहा हो बेटा, बेसिकली फ्लक्स चेंज होगा। पास में अगर एक शीट रख दिया आपने कोई भी एक, उससे फ्लक्स चेंज होगा। जब वो दूर जाएगा तो दूर जाने को रोकेगा, जब वो पास आएगा तो पास आने को रोकेगा, तो डैंपिंग हो जाएगी वहां पे। अरे कह दो आगे समझ में। अब बेटा यहां पर पूछ रहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बेटा d2y बाई dt स्क्वायर निकाल लीजिए। d2x बाई dt स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस 9/4 इंटू वाई आ रहा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा दोस्त, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। नेक्स्ट इसके बाद बेटा पूछ रहे लेंथ का डायमेंशन किस में आएगा। अरे यार ये तो बहुत ही बेकार बात है। सी हो गया LT - 1, कह रहे सी जी और ई स्क्वायर बाय 4πε0 की टर्म्स है। सी हो गया LT - 1, जी का कैसे लिखेंगे, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है फोर्स mLT - 2, तो जी हो जाएगा m - 1 L3 T - 2, सही बात है। और इसके बाद ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, क्या आ जाएगा, m L3 T - 2, सही बात है। अब बेटा मेरे से पूछा है कि किस में सही आएगा। बेटा सबसे पहली बात, मेरे को मास तो चाहिए नहीं, मास तो मेरे को चाहिए नहीं, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए और दोनों में पावर बराबर होगी। ई स्क्वायर बाय 4πε0 और जी दोनों की पावर बराबर होगी, तो दोनों एक साथ ही होने चाहिए। अब एक साथ किस किस ऑप्शन में है, 1, 3 और 4 में, 1, 3 और 4 में, ठीक है। अगर ये एक साथ आ गए, जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले और फोर्थ वाले ऑप्शन को मैं कंसिडर करूं, तो फर्स्ट और फोर्थ में ये दोनों के ऊपर पावर 1/2, तो अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, L6 T - 4 और फिर उसका अंडर रूट, तो L3 T - 2 हो गया। और अब C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो L2 T - 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कटेगा नहीं, L2 T - 2 से C स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो T - 2 कट जाएगा, लेंथ क्यूब बाय लेंथ स्क्वायर लेंथ बन जाएगा। दैट इज फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। दैट इज मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने तो खाली और खाली ऑप्शन चेकिंग करी। क्या करी, ऑप्शन चेकिंग। सी जी और ई स्क्वायर बाय 4πε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला। मास चाहिए नहीं, प्रोडक्ट में क्या चाहिए बेटा मेरे को, लेंथ। इनके लेंथ कैसे बन पाएगा, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करूं बेटा, याद दिलाता हूं बेटा। करने का तरीका तो वैसे ही होता था, लेट अस सपोज लेंथ इक्वल टू सी की पावर ए, जी की पावर बी और ई स्क्वायर बाय 4πε0 की पावर सी, और फिर दोनों तरफ डायमेंशंस बराबर करते थे। मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर दोनों तरफ बराबर करते थे। बस मैं कह रहा हूं मास तो मेरे को चाहिए ही नहीं है, मास चाहिए नहीं है, टाइम चाहिए नहीं है, तो बस पहले मैं देख रहा हूं कि मास को उड़ाने का तरीका तो साफ साफ दे रहा है, क्योंकि टाइम तीनों में उड़ाना मुश्किल है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो m की पावर 1 और m की पावर -1 तो कट जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लीकेशन में तो आना चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन में अर्थात 3 ऑप्शन में, है ना।
मतलब ये दोनों इकट्ठे आने चाहिए, इकट्ठे आते 3 ऑप्शन में, तो मैंने उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया अंडर रूट वाला, क्योंकि 2 में अंडर रूट थे, इसलिए मैंने खाली अंडर रूट वाला सेलेक्ट कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा l की पावर 6 t माइनस 2, उसका अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट लूंगा तो l3 t माइनस 2 बन गया। अब इंटू सी स्क्वायर या अपॉन सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर में तो l की पावर 5 बन जाएगा यार, l चाहिए तो अपॉन सी स्क्वायर की, तो देखा l आ गया, खाली आंसर क्या आ गया l। कह रहे हैं कार बेटा नेगोशिएट करी, स्पीड बतानी है बेटा, फ्रिक्शनलेस रोड पे बेटा, उस पे मतलब फ्रिक्शनलेस रोड पे जाने के लिए बेटा स्पीड क्या चाहिए थी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, टेन थीटा वी स्क्वायर ओवर आर जी, टेन थीटा वी स्क्वायर ओवर आर जी, टेन थीटा वी स्क्वायर ओवर आर जी। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से लिखते चले जाएं फटाफट से छोटी छोटी बातें, ताकि दिमाग कनेक्टेड रहे, ऐसा ना हो कि कहीं और चला जाए। तो बेटा देखिए ये नॉर्मल आ गया है ना, ये mg आ गया प्यारे बच्चों, और ये टोटल फोर्स आ गया, टोटल फोर्स आ गया mv स्क्वायर ओवर आर, टोटल फोर्स क्या आ गया mv स्क्वायर ओवर आर। तो बेटा नॉर्मल इधर को आ गया मेरे दोस्त, बेटा विजय बेटा नॉर्मल इधर को आ गया, mg इधर को आ गया, टोटल फोर्स हो जाएगा mv स्क्वायर ओवर आर, है ना। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, थीटा टेन थीटा देगा वी स्क्वायर ओवर आर जी, टेन थीटा क्या देगा वी स्क्वायर ओवर आर जी, है ना। और ये इसी स्पीड को हम बोलते हैं रेटेड स्पीड। अगर इस स्पीड से जाएगा, कोई कह देगा कि अगर व्हीकल जा रहा है अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, तो फ्रिक्शन कितना आएगा, 0। अगर फ्रिक्शन होगा भी तो फ्रिक्शन आएगा नहीं। इससे ज्यादा स्पीड होगी तो बाहर निकलने की टेंडेंसी हो जाती, फिर फ्रिक्शन अंदर को आता था ऐसे, और उससे कम होगी तो फिर अंदर आने की टेंडेंसी हो, फ्रिक्शन बाहर को आएगा। अरे कह दो आ गया समझ में यार। तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा से आप बेटा बड़े आराम से निकाल पाएंगे, अंडर रूट आर जी 900 हो गया और 1045 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 900 क्या आ जाएगा बेटा 30, कितना आ जाएगा दोस्त 30। दीपक बेटा समझ में आ रहा है, दीपक सदमे में कहां है, हाँ दीपक बेटा समझ में आ रहा है, खोंग आ रहा है, हाँ। इसके बाद बेटा कह रहे हैं एक बॉल है, इस पे मैंने बेटा चार्ज की वैल्यू लिखवा दी थी, क्योंकि बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बहुत ही वाहियात था ये, पता नहीं क्यों ही डाला था मैंने। चार्ज की वैल्यू लिखवाई थी, आपको बता दी थी मैडम ने, आपको सर लोगों ने बता दी थी। तो क्या बताया था, Q इक्वल टू, बेटा देखो वैसे भी मेरे को पता तो लगी जा रही है, क्योंकि कह रहे हैं मैक्सिमम चार्ज है 10 की पावर माइनस 6, साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है। क्या कह रहे हैं, साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है, तो साइन ओमेगा टी टाइप का है, और ओमेगा क्या है 10 की पावर 6 साइकिल्स है, फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6, तो 2 पाई एफ से मैंने वो निकाल लिया, 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 इंटू टी, ये ऐसे भी लिख सकता था मैं। और dq बाई dt से करंट क्या आ जाएगा बेटा, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, क्या होता है बेटा कॉस, 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू टी, और बाहर आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर, ये 6 था अंदर सॉरी, तो ये 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर 6 कट जाए बेटा, याद है ना साइन का डिफरेंशियल कॉस, और फिर ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा, तो 2 पाई आ जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू करंट की क्या आ जाएगी बेटा, जब कॉस 1 हो जाएगा, जब कॉस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगी, दैट इज 6.28, दैट इज 6.28। अगला क्वेश्चन बेटा अभी पिछले पेपर में मैंने आपको रिवाइज कराया था 3 चीजें, जो एनर्जी बेटा उसमें निकलती है कोलिजन में, है ना, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो वो निकलती है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर। और बेटा जो कैपेसिटी, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस v2 स्क्वायर, है ना। और अगर डिस्क सेम डायरेक्शन में घूम रही हो तो हाफ i1 i2 अपॉन i1 प्लस i2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, अगर अपोजिट में घूम रही तो हाफ i1 i2 अपॉन i1 प्लस i2 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। और अगर कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट लगा के जोड़ दें तो हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर, हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर। और अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़े और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, हाफ c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 प्लस v2 स्क्वायर। क्या ये बातें याद आ गई हैं? तो बेटा यहां पर बेटा दोनों के c बराबर हैं, तो c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 तो c बाई 2 बन जाएगा, तो हाफ c बाई 2 इंटू v1 प्लस v2 स्क्वायर, क्योंकि शायद पॉजिटिव को नेगेटिव प्लेट से जोड़ा है, नहीं दोनों को, तो 2 माइनस 1 स्क्वायर, तो हाफ 5 बाई 2 दैट इज 5 बाई 4 इंटू 1 स्क्वायर। और बेटा इधर माइक्रो उधर किलो का स्क्वायर, किलो को माइक्रो का स्क्वायर मार देगा तो बचेगा क्या, हाफ 5 बाई 2, बस ये बचेगा खाली, तो दैट इज 5 बाई 4 1.25 जूल। कितनी हीट निकल जाएगी दोस्तों, 1.25 जूल, है ना। दोस्तों इसी के साथ ये पेपर का डिस्कशन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट के पेपर के डिस्कशन के साथ, तब तक बढ़िया मेहनत करें, पढ़ाई करें और खूब बढ़िया पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 20 रह गया था, पता है क्यों नहीं, अब बता रही जब बंद हो गया, बंद नहीं किया, हाँ
बेटा यहां पर क्या कह रहे हैं बेटा, देखो कह रहे हैं कि फोकल लेंथ में 10 है और बेटा मैं आपको याद है जब दोनों के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होते हैं, म्यू 1.5 होता है, तो बेटा फोकल लेंथ रेडियस के बराबर आती है, फोकल लेंथ रेडियस के। मेरे को ये बात याद है ना, 20th क्वेश्चन बाई चांस छूट गया था, बता दे रहा हूं, है ना। पहले ट्रिक से बताता हूं, फिर जैसे मन करेगा वैसे बताता हूं। बेटा देखो, जब बेटा दोनों रेडियस ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में ना दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होते हैं, म्यू 1.5 होता है, फोकल लेंथ आर के बराबर आती है। याद दिलाया तो बेटा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1, 1.5 -1, 1/r1, r1 क्या आएगा पॉजिटिव r और r2 क्या आएगा -r, 1/r1 माइनस 1/r2, r2 आ जाएगा -r, ये 2/r, ये 0.5, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा r, f आ जाएगा r, f क्या आ जाएगा। अब सोचो बेटा, अगर आप चाहते हो इमेज उसी पे बन जाए, इमेज कहां बन जाए, उसी पे बन जाए, इमेज कहां चाहते हैं, मतलब रे रिट्रेस करके वहीं आए, रे रिट्रेस करके वहीं, ऐसा कब हो सकता है। यहां पे आपने कर दी सिल्वरिंग। अब बेटा सोचो, ये रे जाए, ये नॉर्मल है, तो इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होनी चाहिए। कैसे इंसिडेंट होनी चाहिए, नॉर्मली। कैसे इंसिडेंट होनी चाहिए, नॉर्मली। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचने की कोशिश करो, नॉर्मली इंसिडेंट करानी, वैल्यू आपके दिमाग में ओरली आ जानी चाहिए। फोकल लेंथ तो है r, फोकल लेंथ क्या है r, तो अगर फोकस पे रखते तो पैरेलल हो जाती, फोकस पे रखते तो पैरेलल हो जाती। बेटा उससे पहले रखना पड़ेगा ताकि बेटा इमेज वर्चुअल हो, लेंस से जो इमेज हो वर्चुअल हो, और तभी मिरर के परपेंडिकुलर जाएगी, तभी वापस आएगी। हाँ ना बोलो यार, फोकस से आगे रखना पड़ेगा, और फोकस क्या है r, r क्या है 10, तो आंसर होगा 10 से कम, एक ही ऑप्शन है, आंसर होगा 10 से कम और एक ही ऑप्शन है, काम खत्म हो चुका है। बाकी अगर आपको लगे नहीं हम तो ऐसे नहीं करें, तो बेटा आप ये कह सकते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं दोनों की दोनों मेथड, मैं सिंपल मेथड भी बता देता हूं आपको। बेटा सिंपल मेथड क्या होगा मेरे दोस्त, सिंपल मेथड ये होगा कि बेटा इससे रे जा रही है और इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो जो इमेज बननी चाहिए वो रेडियस पे बननी चाहिए 10 पे, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो बताना है x, तो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये 1.5 है और ये 1 है, तो μ2/v 1.5/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, 1.5 माइनस 1/r। अब दोस्तों μ2/v, v क्या है -10, 1.5 बाय -10 माइनस μ1/u, 1/u, u क्या है -x इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.5 बाय r, r क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ को आ रहा है, आगे को, तो प्लस r, r कितना रखा था क्वेश्चन में 10, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा दोस्तों, मदद कर दो यार, 1.5 उधर जाके 1.5/10 प्लस 0.5/10 2/10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/x, 2 5 10 और x निकल के आ गया 5, x क्या निकल के आ गया 5, x क्या निकल के आ गया 5। मेरे पास एक तरीका और भी है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो दूसरा तरीका बेटा ये होता है, जो इसका इक्विवेलेंट मिरर बनता है, जो इसका इक्विवेलेंट मिरर होता है, जो इसका इक्विवेलेंट होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या आती है बेटा, इसकी फोकल 1/f इक्विवेलेंट क्या आता है बेटा, -2/fl प्लस 1/fm, 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 -2/fl प्लस 1/fm। तो बेटा यहां से 1/f इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा दोस्त, मदद कर दो भाई, -2/fl लेंस की फोकल लेंथ क्या है 10, क्या है प्लस 1/fm, मिरर की फोकल लेंथ क्या है, मिरर कौन सा कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कॉनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, और r/2 होती है, r कितना है 10, तो 10/2 मतलब 5 -5, और यहां पर 2 5 10 हो जाएगा, तो -1/5 -1/5 -2/5, तो f इक्विवेलेंट आ गया -5/2। अब बेटा ये तो आ गई इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ -5/2, 2.5। अब कहां ऑब्जेक्ट को रखूं ताकि इमेज उसी पे बन जाए, बताओ जरा, 2f पे, कहां पे 5 पे, कहां पे 5 पे। तो बेटा मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, जो आपको पसंद आए वो आप अपनी जेब में रख के ले जाएं, है ना। इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नीट में थोड़ी सी कम रहती है, थोड़ी सी कम,
है ना। मतलब मेनली मेरे को लगता है नीट में अगर रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, साइन थीटा सी 1 बाय म्यू। वो बल्ब जल रहा है, कितने रेडियस से लाइट निकलेगी, थीटा सी एंगल से निकलेगी। कितने रेडियस के डिस्क रख दें ताकि लाइट ना निकले, वही थीटा सी एंगल से जो रेडियस बन जाएगा, वही जो थीटा सी एंगल से रेडियस बन जाएगा। कई बातें याद आ गई, सब भूल गए हो? ये थीटा सी बन गया, तो थीटा सी एंगल से क्या बन जाएगा, यहां पर एक रेडियस बन जाएगा साइन थीटा सी 1 बाय म्यू, तो टेन थीटा सी निकाल लेंगे। दोस्तों क्या दो आ गया यार, पक्का समझ में आ गया, नहीं आ गया? मिन्नती बेटा समझ में आ गया। तो साइन थीटा सी 1 बाय म्यू हो जाएगा, तो टेन थीटा सी क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये टेन थीटा सी की वैल्यू आ गई, और टेन थीटा सी हो जाएगा आर बाय एच। बस यहां से आप आर निकाल सकते, कितने रेडियस की डिस्क रखें, कितने रेडियस से लाइट निकलेगी, है ना। और बेटा मतलब सिंपल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। मतलब लेंस मेकर सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, और वो म्यू माइनस 1 इन 2 है। थिन प्रिज्म से डेविएशन क्या होता है, म्यू माइनस 1 इन 2 है। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन होता है बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर इन 2 है, म्यू वी माइनस। ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा 1 बाय एफ 1 प्लस ओमेगा 2 बाय एफ 2 इक्वल टू 0। और ओमेगा क्या होता है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। और थीटा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इनटू डेल मीन। ओमेगा डेल्टा होता है थीटा, थीटा होता है एंगुलर डिस्पर्जन, ओमेगा होता है बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, और डेल क्या होता है बेटा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर ए आ जाएगा। और बेटा अगर कोई पूछे ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म के लिए रिलेशन क्या होता था बेटा, ओमेगा 1 डेल्टा 1 प्लस ओमेगा 2 डेल्टा 2 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 डेल्टा 1 प्लस ओमेगा 2 डेल्टा 2 इक्वल टू 0, है ना। तो आई होप समझा पा रहा हूं ना बेटा। बेटा विजय आप पढ़ नहीं रहे दोस्त, बेटा ऐसे मजा नहीं आएगा ना दोस्त। बेटा आखिरी टाइम पे बढ़िया मेहनत करें बेटा, पिछले पेपर का बेटा पक्के से आना चाहिए ना यार, थोड़ा बढ़िया पढ़ के है ना, सब लोग बेटा बढ़िया पढ़ के है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।